बताओ भाई, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है। देखो, पेपर वन तो कंप्लीट हो गया है, तो पेपर टू की जो क्लास रहेगी वो अब आपकी रहेगी 12:45 से, जो अभी शुरू हो रही है, और उसके बाद 2 बजे से। तो आपकी दो क्लास रहेगी। एक्स्ट्रा क्लास जो आपकी शाम को चलती थी 7 से 8 बजे वाली, वो क्लास मैंने अब कर दी है 2 से 3। है ना? तो आज आपकी दो क्लास रहेंगी, ऐसे पर डे भी दो क्लास रहेंगी, है ना? बताइए मित्र, काय बात की है चिंता? चले शुरू करें। बताओ मुझे। मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हो? सबके पढ़ते हैं भाई, ऐसा क्यों नहीं पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। देखो, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ट्राइंगल में एंगल वाले क्वेश्चंस को देख रहे थे कि ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं ना, वो सवाल वो हम देख रहे थे। कितनी क्लास हो रहे हैं? अभी तो बहुत क्लास है बेटे। अभी तुम्हारे 5 टॉपिक बचे हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ही कतई, मतलब पिछले 2 बार से आप अगर अगस्त 2023 का पेपर लो, अगस्त 2023 या जनवरी 2024, इन दोनों पेपरों में प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा गया, प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं आया। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ओके, चिंता मत ही करना, प्रोबेबिलिटी को हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री के बाद अपन पढ़ लेंगे एक टॉपिक सर्ट्स एंड डाइसेस, छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ लेंगे। उसका प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे। फिर आपके बचेंगे केवल अर्थमेटिक वाले 5 टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 3 3 क्लास, लगभग 15 क्लास की जरूरत पड़ेगी उनमें, है ना? ठीक है भाई। चलिए, एक प्रश्न दिया था कल मैंने आपको, उस प्रश्न का उत्तर क्या है? एक होमवर्क प्रश्न था, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सवाल ये था, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है जहां पर एंगल बी दिया था आपको 60 डिग्री, एंगल सी दिया था आपको 40 डिग्री, और आपसे कहा गया था इफ एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी एंड ए ई परपेंडिकुलर बी सी, बी सी के परपेंडिकुलर है, तो हमें एंगल बताना था। द मेजर ऑफ देन द मेजर ऑफ एंगल ई ए डी इज। ठीक है, होमवर्क सवाल था, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर आ रहा था इसका 10। चलो भाई, बहुत बढ़िया। होमवर्क सवाल का आंसर 10 है। ज्योमेट्री में 3 क्लास की जरूरत तो पड़ेगी। आज की क्लास हो गई, दिन की क्लास होगी और कल की क्लास होगी। बड़ा टॉपिक है भाई, इनको हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। मेंसुरेशन में लगभग मैंने आपको 6 से 7 क्लास में पढ़ाया है। एलजेब्रा मैंने लगभग आपको 5 से 6 क्लास में पढ़ाया, और ज्योमेट्री भी लगभग आपको 6 से 7 क्लास में पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 12 से 13 सवाल तो इन तीनों टॉपिक से आ जाएंगे, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, ज्योमेट्री। इसीलिए हमने एक भी सिंगल सवाल नहीं छोड़ा, हमने हर एक प्रकार का सवाल किया है। अब आओ भाई, इस सवाल को देखो। अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करूं, प्रॉपर इसका एक फिगर बना के सॉल्व करूं, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ये रहा आपका एक ट्राइंगल। ये लो, ये आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी। आपसे कहा गया एडी बाइसेक्टर है बी ए सी का, तो जो ए डी है वो बाइसेक्टर है बी ए सी का। तो आपने बोला सर बी ए सी, ये एक एंगल है, इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में काटने वाला एक बाइसेक्टर, 2 बराबर हिस्सों में ये कट गया, तो ये हो गया एक बाइसेक्टर। ठीक है, ये बना लिया हमने, ये हो गया इसका एक बाइसेक्टर, 2 बराबर हिस्सों में एंगल को काट दिया। ठीक है, ए, ये हो गया डी, बाइसेक्टर। अब आपसे कहा ए ई परपेंडिकुलर टू बीसी, तो जो ए ई है वो बीसी का परपेंडिकुलर है। ए ई परपेंडिकुलर टू बीसी, ये इस बीसी पे परपेंडिकुलर है ए ई। ये लो, आपको फाइंड क्या करना है? आपको सवाल में फाइंड करना है ई ए डी, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये इस एंगल को फाइंड करना है। देखिए, वैसे तो डायरेक्ट इसका एक नियम है। नियम ये है, आपको एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री, एंगल सी दे रखा है आपको 40 डिग्री, और ये एंगल फाइंड करना है। अगर एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल आपको अगर फाइंड करना है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2। ये सवाल का उत्तर है। तो 60 - 40/2, आंसर आ गया 10 डिग्री। आंसर 10 डिग्री आ जाएगा। सीधे डायरेक्ट आप आंसर निकालते हो, बचे हुए ये दोनों एंगल का डिफरेंस और 2 से भाग दे दो, अगर ये आपको करना है तो। बेसिक से अगर आप करोगे, तो बेसिक से आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल, इतना एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो गया। बोलो हाँ ना? क्लियर है? ये सुन लो। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो 60 और 40 कितना हुआ बताओ मुझे? आप बोलोगे सर ये पूरा का पूरा हो गया 100, तो ये जो पूरा एंगल आप निकालोगे ये कितना होगा? 80 डिग्री। हाँ या ना? ये सुनो, 80 डिग्री हुआ। एंगल बाइसेक्टर 2 बराबर हिस्सों में तोड़ेगा, इसका मतलब इधर वाला एंगल 40 डिग्री और ये पूरा भी 40 होना चाहिए। 30 ये, तो ये कितना आया? 10 डिग्री। आंसर वैसे निकाल लोगे। निकाल तुम किसी भी तरीके से सकते हो, जो आपने सीखा है वैसे भी, है ना? डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। बोलो भाई, कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, आफत, मुसीबत? चलिए, अब लिखिए सेंटर ऑफ ट्राइंगल। बस इसके बारे में पता होना चाहिए आपको
त्रिभुज के केंद्र। ठीक है, बस इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इतना हार्ड सीटेट में आता है सर? बेटा ये सीटेट का ही सवाल है, ये सीटेट में पूछा गया सवाल है ना। हम जितने भी सवाल करा रहे हैं सारे सीटेट के हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो सीटेट में ना आया हो या सीटेट में ना आ सकता हो जो हमने आपको करा दिया हो। अब 4 तरह के सेंटर होते हैं, यहां पे आप पढ़ेंगे। पहला होता है जिसको अपन बोलते हैं इन सेंटर, दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं सरकम सेंटर, तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, और चौथा होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। अब ट्राइंगल के सेंटर निकालने हैं हमको। मैंने आपको 3 तरह के सेंटर लिखा है, वो यहां पे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले इन सेंटर, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। सरकम सेंटर जिसे हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। ऑर्थो सेंटर जिसे हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र, और सेंट्रॉइड को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ये 4 तरह के सेंटर होते हैं आपके ट्राइंगल के अंदर, और इन्हें अपन को समझना होगा कि ट्राइंगल के अंदर जो सेंटर है ये बनते कैसे। गौर से समझिएगा, मैं सिंपल आपको समझाता हूं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, इसका मतलब ये हो गया कि एक अगर ट्राइंगल है, ये रहा एक ट्राइंगल आपका, गौर से समझना। अगर एक ट्राइंगल है और ये उसके एंगल है, तो इसका ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल है तो ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये एक एंगल है तो इसका एक एंगल बाइसेक्टर हो गया। जिस पॉइंट पे जाके ये तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसी पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर। तो इसे अपन क्या कहेंगे? इन सेंटर। क्लियर है? यहीं पे एंगल बाइसेक्टर, अगर मुझे ये एंगल निकालना था तो इसका फॉर्मूला क्या था? अगर मैं इसे ए, बी और सी लिख देता हूं, तो यहां पे एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। कहीं कोई दिक्कत है? अब आते हैं इसके ऊपर। परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र का मतलब है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, हल्का सा कम किया जाए इसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब लंब द्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। अब लंब द्विभाजक क्या है, इसे अपन कैसे बनाएंगे? एक हमने ट्राइंगल बनाया, ये रहा आपका एक ट्राइंगल एबीसी, मान लें ए, बी और सी। एबीसी का मतलब, यहां पे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक होता था ना, जिसको अपन क्या बोलते थे? कंपास प्रकार। तो हमने एक पॉइंट यहां रखा और इसकी आधी दूरी से थोड़ा अधिक लेके गए इस जगह, हमने एक दूरी तय कर ली कि ये प्रकार है और ये आधी दूरी से, तो हम इसको करेंगे ना, तो ऐसे करके एक इधर पॉइंट आ जाता है, इधर से लेंगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा, ऐसे इसमें लेंगे तो इधर आएगा और इधर आएगा, ऐसे इसमें लेंगे इधर आएगा और इधर आएगा, ऐसे। और फिर जब हम इसको ये ड्रॉ करेंगे तो ये इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देगा, इसको हम इधर ड्रॉ करेंगे, ये भी 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देगा, और इसको ड्रॉ करेंगे, ये भी 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। ये जो पॉइंट आएगा ये कहलाएगा आपका क्या? इसी को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। मैंने आगे लिख दिया है सरकम सेंटर। क्लियर है? अब यहां पे अगर आपको बोला जाए कि ये जो BOC है, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो अगर आपको यहां पे एंगल निकालना होगा तो इस एंगल का अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x। याद रखना है इसको। सरकम सेंटर पे जो एंगल होगा वो बचे हुए एंगल का दुगना होता है। इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बचे हुए एंगल का 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल होता है। यहां पे कितना होगा? इसका दुगना। क्लियर है बात? अब आते हैं अपन ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है भाई? ऑर्थो सेंटर बनता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या ये बात क्लियर हो रही है? मतलब लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। अगर यहां पे हम एक ट्राइंगल बना लें, ये बना लिया हमने एक ट्राइंगल, और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इस वर्टेक्स से सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस वर्टेक्स से सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस वर्टेक्स से सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मेरी बात समझना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रहा था,
लेकिन परपेंडिकुलर भुजा को दो बराबर हिस्सों में तोड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, 100% बनाएगा। क्लियर है? लेकिन यहां पे ये भुजा को दो बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ेगा। ये जो सेंटर होता है ये क्या कहलाता है, मैंने इसको डिनोट कर दिया ए बी सी से, और इसको सेंटर को मैंने ओ बोल दिया, ओ। तो यही सेंटर ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अगर यहां पे बी ओ सी एंगल की वैल्यू निकालनी होगी, वो कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बचे हुए एंगल का। इसको थोड़ा सा रट लेना, याद कर लेना। वैसे तो आपके एग्जाम में उम्मीद कम है पूछा जाए, आपके एग्जाम में केवल इतना पूछा जाएगा, ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, परपेंडिकुलर का। सरकम सेंटर किसका है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। इन सेंटर किसका है, एंगल बाइसेक्टर का। अब आते हैं अपन सेंट्रोइड पर। तो सेंट्रोइड किसका है, मीडियन, मध्यकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। अब बच्चों को पता होना चाहिए मध्यका किसे कहते हैं। आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कम से कम कि मध्यका किसे कहते हैं। मध्यका का मतलब है, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये रहा एक ट्रायंगल। मध्यका का मतलब ये होता है कि इस शीर्ष से सामने एक भुजा खींची गई, ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगा, ये मध्यका होता है। यहां से खींचा इस तरफ, यहां से खींचा इस तरफ, ये इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। यहां से खींचा इस तरफ, ये इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मीडियन कहते हैं। तो समझ में आ गया, ये हो गया मध्यका, ये हो गया किसका, परपेंडिकुलर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर मतलब इन सेंटर पे जो एंगल होगा वो इस बचे हुए एंगल का 90 डिग्री में हाफ का प्लस हो जाएगा, ठीक। सरकम सेंटर पे जो एंगल होगा वो इस एंगल का दुगना होगा। ऑर्थो सेंटर पे ये जो एंगल होगा, ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल, बचे हुए एंगल को 180 डिग्री में से माइनस कर दो। क्लियर है? चलिए, अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई तो एक सवाल लिखिए। ये रहा आपका सवाल। अब देखते हैं आप में से कितना बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर सकता है। प्रश्न ये है, पॉइंट ओ इज अ इन सेंटर ऑफ a triangle ABC। ABC ट्राइंगल का इन सेंटर है। इफ एंगल A is a 30 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल BOC is। अभी समझाया है भाई, बिंदु O त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। यदि एंगल A बराबर 30 डिग्री है तो एंगल BOC का माप क्या है। करो। बताओ भाई। 105 डिग्री, मैं फिर कह रहा हूं भाई, ये रहा एक ट्राइंगल जिसका एक सेंटर है ये O, और ये है इन सेंटर। कितनी बार समझाएं, इन सेंटर पे अगर बन रहा है, ये O हो गया, ये हो गया BOC। ये एंगल आपको A दे रखा है 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो 90 डिग्री प्लस 15, आंसर आ गया 105 डिग्री। किस किस का सही उत्तर आ रहा है बताओ, कितना बच्चा इस बात को समझेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है ना? बोलो भाई, ठीक है। एल्टीट्यूड बाइसेक्टर मीडियन के बीच में क्या अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एल्टीट्यूड बाइसेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और दो बराबर भुजा काटेगा। मीडियन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता। एल्टीट्यूड बाइसेक्टर को बनाने का तरीका यही है, ऐसे ऐसे खींचा जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, कितनों का सही निकला। अगर ये सरकम सेंटर होता तो 30 का दुगना हो जाता, 60 डिग्री आंसर आ जाता। अगर ये सरकम सेंटर होता, ऑर्थो सेंटर होता, अगर ये सरकम सेंटर होता। चलो एक चीज और मैं बता देता हूं तुमको, इन सेंटर हमेशा किस में बनेगा, इन सर्कल में बनेगा। इन सर्कल मतलब अंतःवृत्त। वैसे तो आपका सर्कल किसी तरह का कोई पार्ट नहीं है। इसका मतलब यदि एक ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल है और उस सर्कल का जो सेंटर है वही सेंटर इन सेंटर होता है, वही सेंटर इन सेंटर होता है। क्लियर है? और अगर हम बोले सरकम सर्कल, अरे अरे अरे, सरकम सर्कल मतलब परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब हो गया कि एक सर्कल है
परिवृत्त का मतलब हो गया कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, उस ट्राइंगल का, इस सर्कल का जो केंद्र होगा ये सर्कम सेंटर होगा। दोनों के अंदर अंतर समझ में आ रहा है ना? अगर सर्कल के अंदर ट्राइंगल बना तो वो सर्कम सेंटर, और अगर ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इन सेंटर होगा। सर्कल के अंदर ट्राइंगल बना तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर होगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ रहा है ना? अगर इन दोनों का बेसिक डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया तो देखो, सीटेट ने तो प्रश्न आपसे नहीं पूछा, सीटेट तो पूछता नहीं है, लेकिन यूपी टेट में एक जबरदस्त सवाल आ गया। यूपी टेट ने एक प्रश्न पूछा, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सीटेट में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है ना? यूपी टेट ने आपसे प्रश्न किया, प्रश्न ये था कि इफ ओ बी द सेंटर ऑफ इन सर्कल, O be the center of incircle of a triangle. O be the center of incircle of a triangle ABC, and angle BOC is equal to 110 degree. Then the value of angle BAC will be. हिंदी में लिख देते हैं प्रश्न। 4 ऑप्शन है आपके, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री और 70 डिग्री। अब इसमें आप 100% गलती कर दोगे। कई बच्चे सवाल में बिल्कुल गलती कर देंगे, वो तो मैंने बता दिया, वरना वो गलती करते ही करते। एक त्रिभुज ABC के अंतः वृत्त का केंद्र O है और एंगल BOC बराबर 110 डिग्री है, तो एंगल BAC का मान क्या है? BAC का मान क्या है? या लो, 100% आप इसमें गलत कर दोगे। कई बच्चों से गलती हो जाएगी, कई बच्चों से गलती हो जाएगी, वो इसको गलत तरीके से देख लेंगे या पढ़ेंगे भी गलत तरीके से, या उनका दिमाग थोड़ा अलग चलेगा। वो सोचेंगे सर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आपसे कहा गया ओ बी द सेंटर ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब होता है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है। इन सर्कल का मतलब एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना है, उसका जो सेंटर है वो है ओ, इसका जो सेंटर है वो है ओ। तो यहां पर जो बी ओ सी है, यह है ए बी और सी। बी ओ सी दिया है 110 डिग्री, एंगल ए बताना है बी ए सी। गलत गलत उत्तर दे रहे हो मित्र। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। बच्चों को लगेगा सर ये इसका दुगना है, 55 ठोकाएंगे, गलती। अभी हमने समझा दिया इसलिए। इन सर्कल, इन सेंटर, सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर। इन सेंटर में एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, और यहां एंगल बीओसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। दोनों में बड़ा फर्क है मित्र। 110 में ये गए 20 डिग्री बराबर हाफ ऑफ एंगल ए। आंसर आ गया एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है ना? आधे से ज्यादा बच्चे 55 ठोकाएंगे तो गलती मत करना भाई। इन सर्कल, इन सेंटर, सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, ठीक है डन है। वैसे तो सीटेट में नहीं आया, यूपी टेट में आया, बट मैं करा दिया कि आपको पढ़ना था, इसलिए मैंने करा दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो रहे किसकी बात? ये तो रहे ट्राइंगल की बात, कि ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल फाइंड करने के सवाल आएंगे तो कैसे आएंगे। अब क्योंकि ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास के अंदर ट्राइंगल मतलब पूरा का पूरा 2 सवाल यहां से ट्राइंगल पे आपसे पूछे जाने हैं। एक तो एंगल फाइंड करने वाला सवाल आता है, और दूसरा सवाल 100% आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, और वो आता है कॉन्ग्रुएंसी, जिसको सर्वाग समता कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी, सर्वाग समता। और एक होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी पे प्रश्न नहीं आएगा, समरूपता, सिमिलैरिटी। देखो दोनों का बेसिक समझो। आपका जो सवाल आएगा, स्टार लगा लो, 100%, 100% कॉन्ग्रुएंसी पे सवाल आएगा ही आएगा, 100% आएगा कॉन्ग्रुएंसी पे, छपा छपाया सवाल। अब बात यह है कि भाई कॉन्ग्रुएंसी के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से अपन पता कर सकते हैं कि भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर यह है कि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर शेप एंड साइज आर इक्वल, बराबर होना चाहिए भाई। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर शेप और साइज बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों एक ही शेप के होने चाहिए, एक ही साइज के होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी हमेशा किस में देखी जाएगी? 2 ट्राइंगल के बीच में देखी जाएगी। अगर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो शेप और साइज बराबर होना चाहिए, है ना? जैसे एक मैंने ट्राइंगल बनाया, ये रहा एक ट्राइंगल, और ये रहा एक ट्राइंगल। ये मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, तो ये हो गया ट्राइंगल
ए बी सी कॉन्ग्रेंसी ये रहता है, ये ट्राइंगल डी ई एफ। एबीसी कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के, क्यों? क्योंकि यहां शेप और साइज बराबर है, मतलब आकार और उसका माप दोनों बराबर है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? पहले तो आप कॉन्ग्रेंसी का पता कैसे करोगे? जैसे अपन बोले भाई मुझे कॉन्ग्रेंसी पता करनी है, किस प्रकार से पता कर सकते हो? तो इसके कुछ प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जिसके माध्यम से आप कॉन्ग्रेंसी का पता कर सकते हो दो ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम है कि नहीं। तो पहला टाइप क्या होता है कि भाई साइड, साइड और साइड, मतलब अगर दो ट्राइंगल हैं, उनकी तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। पॉइंट फिर समझिए, अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो उसकी साइड बराबर होंगी, उसके एंगल बराबर होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, दोनों की कॉन्ग्रेंसी के कारण उनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और उनके एंगल बराबर होने चाहिए, मतलब शेप और साइज कभी भी नहीं बदलेंगे, शेप साइज दोनों सेम होने चाहिए। तो पहला प्रकार है साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा और भुजा। दूसरा प्रकार है, हम कैसे कॉन्ग्रेंसी पता कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है कि नहीं? साइड, एंगल और साइड। इसका मतलब यह है कि दो साइड के बीच का एंगल अगर दोनों ट्राइंगल में बराबर है तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। क्लियर है? तीसरा, एंगल, साइड, एंगल। इसका मतलब दो एंगल बराबर हो दोनों ट्राइंगल में और उनके बीच की साइड भी बराबर हो, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। चौथा, एंगल, एंगल, साइड। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना बच्चे, कोण, कोण, भुजा, कोण, भुजा, कोण, भुजा, कोण, भुजा, 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 भुजा। आ रहा है? इसका मतलब दो एंगल बराबर हो और उसके बाद वाली साइड बराबर हो दोनों ट्राइंगल की, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। अब आता है पांचवा टाइप, वो है राइट एंगल, इसको बोलते हैं आरएचएस। एक तो राइट एंगल होना चाहिए दोनों में 90 डिग्री, एक होना चाहिए हाइपोटेनस, कर्ण बराबर होना चाहिए और साइड होनी चाहिए बराबर। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? हम लिख देते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइड, 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 एंगल, साइड, एंगल, साइड, एंगल, 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 साइड, और ये बोलेंगे राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड। केवल यही पांच प्रकार के हैं, केवल यही पांच प्रकार आपके होते हैं जिससे आप एक दो ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रेंसी का पता कर सकते हैं। दो ट्राइंगल के बीच में हम कॉन्ग्रेंसी का पता कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं किसकी? सिमिलैरिटी की। तो अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी में क्या होना चाहिए? शेप तो इक्वल होना चाहिए, शेप्स आर इक्वल और साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बेसिक फर्क समझ में आ गया दोनों का? कि भाई शेप तो सेम होगा दोनों ट्राइंगल का, लेकिन यहां पे क्या था? साइज, उसका साइज भी सेम होना चाहिए। मतलब दोनों ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंसी का मतलब यह है कि अगर मैंने दो ट्राइंगल की बात करूं तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप हो जाएं, दोनों का साइज सेम होना चाहिए, जैसा शेप वैसा साइज। ये नहीं कि एक आइसोसेलेस और एक इक्विलेटरल तो दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, एक स्केलन ट्राइंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल तो दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में? मतलब एक स्केलन ट्राइंगल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे? ना बाबा, ऐसा नहीं है। सिमिलैरिटी में हमने समझा कि सिमिलैरिटी में शेप सेम होना चाहिए, मतलब एक छोटा हो एक बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्राइंगल है ये, और बिल्कुल सेम शेप का मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया ये। अब देखो समरूपता का मतलब क्या होता है? मैंने इसको लिख दिया ए बी सी डी ई एफ। हमने कहा कि भाई यहां ट्राइंगल ए बी सी, वैसे तो ये समरूपता ये होता है, ठीक है? इसका हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ। ये कब होंगे एक दूसरे के सिमिलर? शेप तो दोनों का सेम है, आकार की बात नहीं हो रही, यहां शेप की बात हो रही है। ठीक है भाई, शेप एक समय माप, मापन का नहीं कि भाई कितना इनका माप है ना, लेकिन साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल होंगे। अगर मैं इसको लिख दूं 3 4 5, इसको लिख दूं 6 8 10, तो प्रोपोर्शनल हुई कि नहीं साइड? बोलो। अब इसके कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो ये आएगा नहीं, सिमिलैरिटी का भी पूछा नहीं जाता, लेकिन भाई पढ़ लो कितने प्रकार से हम सिमिलैरिटी का पता कर सकते हैं। तो वो मात्र 3 प्रकार से हम सिमिलैरिटी का पता कर सकते हैं। केवल 3 ही प्रकार हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि सिमिलैरिटी दो ट्राइंगलों के बीच में है। सबसे पहले वो होता है एंगल, एंगल, एंगल। दूसरा होता है साइड, साइड, साइड। इसका मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तीनों तीनों एंगल सेम होने चाहिए। और एक होता है साइड, एंगल, साइड। केवल 3 ही प्रकार से हम सिमिलैरिटी बता सकते हैं, इन्हें याद कर लेना। ठीक है भाई, अब मैं इनके सवालों पे आता हूं। एंगल, 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 साइड, साइड, साइड और साइड, एंगल, साइड।
आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्लीज इसे जरूर पढ़ लेना, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल लिखिए, चलिए। गुम है किसी के प्यार में। ठीक है, ये लीजिए पहला सवाल। पहला सवाल हमने आपको दिया और बिल्कुल बेसिक एक सवाल लिख दिया कि भाई इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई डी के, देन, तो चार ऑप्शन है आपके। पहला, ए बी साइड बराबर है डी ई के। ये एग्जाम का सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा था। यहीं पे सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं पहले इसी को लिखा दिया। बी सी बराबर एफ ई के, एंगल बी बराबर एंगल सी के, और एंगल सी बराबर एंगल एफ के। लो बताओ। बच्चे ने हमसे पूछा है मैथ की पेटा खोजी। इसने, इसका देखो मोबाइल में एरर आ गया, पेटा खोजी। बेटा फिर जब तुम किसी को मैसेज भेजती होगी, वैसे तो पेडागोजी होना चाहिए था, लेकिन आपने लिख दिया गलती से पेटा खोजी, तो तुम तो कुछ का कुछ भेज देती होगी। हैं, व्हाट्सएप पे लिख कुछ और रहे हो, जा कुछ और रहा है, कोई इंसान समझ कुछ और रहा है। ऐसे तो आप ट्रबल में आ जाएंगे। बोलो। बहुत समय है, बढ़िया समय, करा देंगे प्रैक्टिस भाई, क्यों जान खा रहे हो, प्रैक्टिस तो कराएंगे ही। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, यही कॉन्ग्रुएंसी की बात होगी भाई। कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कैसे पता चलेगा भाई। अब आपको लिखा हुआ है ए, मैं ट्राइंगल बना दूं, वैसे तो ट्राइंगल बनाने की जरूरत है नहीं, आप तो वैसे ही बता दोगे, लेकिन हमने बना दिया भाई दो ट्राइंगल। आकार भी सेम है, सब कुछ सेम है। ये हो गया ए बी सी, ये हो गया एफ ई और डी। कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी, तो कॉन्ग्रुएंसी हमने यहां से पढ़ी, देखो ये दो डंडे और ये तीन डंडे, ऐसे ही एफ ई डी, एक दो डंडा और मैंने तीन डंडे ऐसे बना लिए। तो अगर आप इसको देखोगे तो मैंने क्या बोला, एंगल्स आर सेम। अगर मैं साइड की बात करूं तो ए बी बराबर होनी चाहिए एफ ई के, बी सी बराबर होना चाहिए ई डी के, और ए सी बराबर होना चाहिए एफ डी के। अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल ए बराबर एंगल एफ, एंगल बी बराबर एंगल डी ई, और एंगल सी बराबर एंगल डी। क्या ये बातें यहां पे लिखी हुई हैं? आपसे कहा गया कि सर ए बी बराबर डी ई के, तो पहला तो गलत हो गया है ना। बी सी बराबर एफ ई के, ये भी गलत हो गया। एंगल बी बराबर एंगल सी, अरे यार हमने लिखा ही गलत है, सी कहां से आएगा, यहां ई था, हमने गलत लिख दिया मित्र, बस हमसे ये गलती होगी, माफी चाहेंगे। ऐसे तो कोई भी सही नहीं था, ठीक है। और एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल डी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमने यहां ई लिख दिया, वो सी लिख दिया, ई था, है ना। ठीक कर लो यार, ठीक कर, अब तो सही है। चलें आगे लिखें, एक और सवाल आपको दें, लिखिएगा भाई सवाल, मजे मजे में करेंगे, सारे सवालों को करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इफ ए बी बराबर डी, ए सी बराबर ई एफ एंड बी सी बराबर डी एफ। ये लो आपके एग्जाम का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या आंसर इसका आ रहा है, देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में यदि ए बी बराबर हो डी ई के, ए सी बराबर हो ई एफ के, और बी सी बराबर हो डी एफ है, तो निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन देते हैं आपको। पहला एक ऑप्शन ये रहा, ट्राइंगल एबीसी, कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ना भी सीखना होगा। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई एफ डी के। दूसरा प्रश्न, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तीसरा प्रश्न, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई डी एफ के। और चौथा प्रश्न, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ डी ई के। बताइए भाई, करिए सवाल को सॉल्व। बताओ भाई क्या होगा उत्तर, बताओ पुत्र। आप बोलोगे सर
देखो यार, ऐसे हमने दो ट्रायंगल बना लिए, आपको ट्रायंगल बनाने नहीं है एग्जाम में, आपको एग्जाम में ट्रायंगल बनाने नहीं है, लेकिन हमने ऐसे आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। डी, ई और एफ। आपसे कहा गया ए बी बराबर है डी के, तो लोगे डी। ए सी बराबर है एफ ई एफ के, तो ए सी बराबर है ई एफ के, तो बी सी बराबर हो जाएगा डी एफ के। ठीक। तो अगर हमने इसको पढ़ा ए बी और सी, तो देखो पहला और तीसरा डंडा आ गया, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां भी पहला और उसके बाद तीसरा डंडा आना चाहिए, तो यहां पे क्या आना चाहिए, ई डी एफ। ट्राइंगल ई डी एफ कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए बी सी के, बस ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो कॉन्ग्रेंसी को पढ़ना भी आना चाहिए, है ना। कॉन्ग्रेंसी को आप पढ़ रहे हो तो वो भी जरूरी है, वो अगर नहीं कर पाओगे तो आंसर कैसा है बताओ। बताओ। चलिए एक सवाल लिखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, पॉइंट डी एंड ई आर ऑन द सेम, आर ऑन द साइड ए सी सच दैट ए डी बराबर ई सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर बी सी है, ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर बी सी है, भुजा ए सी पर बिंदु डी और ई स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि ए डी बराबर ई सी है। निम्न में से कौन सा सही है। अब आपको चार ऑप्शन देते हैं, सही या सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी सी डी। दूसरा ऑप्शन ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी बी डी। तीसरा ऑप्शन ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी डी सी। और चौथा ऑप्शन ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी बी और सी। बताइए। श्वेता परमार कह रही हैं थक गए, अब क्लास ऑफ करें। आप क्लास पढ़ते पढ़ते कुछ कर रही हो क्या, ऐसे कैसे थक गए। पढ़ाई में थकान आ जाती है। हम तो थक गए। हो गया भाई तुम्हारा। बताइए। अब देखो एक ट्राइंगल आपको देखना होगा, हमने बना लिया ट्राइंगल ए बी सी। ऐसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी और सी। हमने आपसे कहा कि ट्राइंगल ए बी और बी सी ये दोनों सेम है, ट्राइंगल एबीसी में ए बी और बी सी सेम है, ये और ये साइड सेम है। ठीक है। अब सवाल में कहा गया डी और ई जो बिंदु हैं वो किस पर हैं, ए सी पर। तो डी और ई बिंदु ए सी पर है। अगर मैं बोल दूं भाई डी ये पॉइंट है, ई ये पॉइंट है, तो हमने बोला भाई डी और ई ए सी पर है बिंदु। तो वहां पे कहा गया कि ए डी बराबर ई सी है, ए डी बराबर ई सी है। ठीक है। कई तरीके हैं सवाल को करने के। अगर हम इसे डी मान लें और इसे ई मान लें, तो ए डी बराबर ई सी है। ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, या इसे डी माने इसे ई माने। क्लियर। बताओ। डन। अब लिखा है ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल बी सी डी। इसको ई मानो इसको डी मानो, यही करना पड़ेगा। ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है। बताओ। बताओ भाई क्या होगा। अब आप बोलोगे सर हम एक ट्राइंगल देखेंगे, देखो दो साइड आपस में बराबर है, ये बराबर ए बी ई, तो इसका मतलब ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी बराबर होना चाहिए। क्लियर है।
तो आप बोलोगे सर ये रहा एक ट्राइंगल और ये रहा दूसरा, तो एक और दो ए बी ई पढ़ रहे हो, तो एक और दो सी बी डी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भाई। आप बोल रहे हो 7 जुलाई को पेपर होगा, कंफर्म है कि नहीं? होना तो चाहिए भाई, 7 जुलाई को हो जाना चाहिए पेपर। आगे डेट बढ़ने का मुझे तो नहीं लगता कि आगे डेट बढ़ेगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि डेट बढ़ेगी, आसार तो नहीं है। बताओ। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में, ठीक है। देखो हाँ, अगर एक बात बताओ, हमने यहाँ पे इसे ई और इसे डी रख दिया, तो एक ट्राइंगल अगर मैं ऐसे बना दूं, देखो ये देखो ट्राइंगल बन गया एक, ये, और एक ट्राइंगल मैं ये बना दूं ऐसे, ये हो गया डी बी सी, और ये हो गया ए बी और सी। ठीक है, बताओ भाई, डन है? हाँ या ना? सॉरी ई, ये होगा ई। क्लियर? अब सवाल में कहा गया, क्या कहा गया आपसे? सवाल में ये कहा गया है कि ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी बराबर हो गया बी सी। ठीक है, हमने सही बनाया क्या? और सवाल में कहा गया है क्या? ए डी बराबर ये होना चाहिए, ए डी बराबर ई सी है, सवाल में ये कहा गया है। ठीक है, सवाल में ये कहा गया है, तो मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ कि इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या लगनी चाहिए, इसमें कौन सा वाला, वो सॉरी टाइप कौन सा वाला लगेगा। देखो ये साइड बराबर है, ये एंगल भी बराबर है, ये वाला एंगल भी बराबर है। ठीक है, ये साइड बराबर, ये वाली साइड, ये साइड, और एंगल भी बराबर, एंगल भी बराबर, तो साइड, ये एंगल, और बीई और बीडी, बीई और बीडी मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड बी और बीडी, बीई और बीडी ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बताओ। तो यहां पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये लग रही है। बताओ। आंसर तो आ गया, मैं तो रूल ढूंढ रहा हूँ, रूल क्या है, आंसर तो ये निकल के आ गया, आंसर तो एक झटके में बता दोगे तुम, आंसर तो तुम बता दोगे ए बी डी, और कैसे पढ़ोगे इसको, आंसर बता दिया। मैं तो रूल ढूंढ रहा हूँ कि अगर इसमें रूल आ जाता कि कौन से रूल से होगा, तो उस रूल को क्या लिखेंगे, प्रकार क्या होगा, वो अपन को करना है। एंगल बी कॉमन है दोनों में, ये वाला बी और ये बी, बाकी ए डी और डी सी ये अलग है, तो क्या होगा सी बी डी, ऐसे ही पढ़ोगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये वाला लगेगा साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, मैं केवल टाइप ढूंढ रहा था और कुछ नहीं, आंसर तो तुम्हारा आ ही जाएगा। क्योंकि टाइप वाले भी सवाल आते हैं यार, जिसमें टाइप पूछ लेता है कि बताओ भाई टाइप कौन सा होगा। लिखिए एक प्रश्न, ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स हैं, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, and df is equal to 5 centimeter, then which of the following is true? निम्न में से कौन सा सही है? which of the following is true? बताओ। ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार हैं, दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर,
डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर और डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन है। पहला, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ईडीएफ के। दूसरा, बी ऑप्शन, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीईएफ के। तीसरा, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीएफई के। और चौथा ऑप्शन है ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफडीई के। ये तो तुम बता दोगे। पिछले सवाल में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये तो तुम बता दोगे। इसका आंसर तो तुम एक झटके में बता दोगे, ये तो तुम बता ही दोगे। आप बोलोगे सर ए बी और सी है, मतलब ए बी और बी सी, इसी से बता दोगे। ए बी बराबर किसके? ए बी 5 है तो 5 क्या है? डी एफ। बी सी कितना है? 6 है तो 6 क्या है? डीई। तो डीएफ को कैसे पढ़ोगे? आप बोलोगे सर एफ डी पढ़ लेते हैं। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा एफ डी ई के। ट्राइंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एबीसी के। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अरे तुम 2 ट्राइंगल बना लो यार, लो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम 2 ट्राइंगल बना लो, ए बी सी डी ई एफ। ठीक। ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 4, डी बराबर 6, एफ ई बराबर 4 और इसके बराबर 5। आप क्या पढ़ रहे हो? ए बी सी मतलब 5 और 6, तो इधर भी क्या आना चाहिए? 5 और 6 मतलब एफ डी और ई, तो एफ डी ई। ये सवाल का उत्तर। ठीक है भाई, बताओ। ओके चलो। इस प्रश्न में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि बात पता है क्या है? बात ये है कि ये वाली साइड बी डी और बीई, देखो इसमें गिवन क्या है? गिवन तो ये है ए बी बराबर बी सी के, ठीक है, और दूसरा ए डी बराबर ई सी के, यही गिवन है। तो ये हम कैसे मान लें कि बी डी बराबर बीई होना चाहिए? यहां देखो बी डी बराबर बीई, यही थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है और कुछ नहीं है। यही मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है और कुछ नहीं है बस। है ना? एंगल बी कॉमन है, एंगल बी कॉमन है यहाँ, ठीक है। दूसरा ए बी बराबर बी सी, ये आ रहा है इसके अंदर, ए बी बराबर बी सी, ठीक। लेकिन बीई और बी डी ये दोनों सेम होंगे, इस बात का कैसे हम निष्कर्ष पे पहुंचे? ये तो सेम है, देखो ए बी और बी सी ये सेम है, एंगल बी दोनों में कॉमन है। यहां पे बस एक चीज बन सकती है, जो ये बन सकती है कि यहां पर जो एंगल ए है और एंगल सी है, क्योंकि देखो ये साइड और ये 2 साइड, ये साइड और ये 2 साइड, जब ये साइड और ये साइड कॉमन है, ये साइड और ये साइड सेम है, मान लो अगर ये 3 है ये 4 है, तो ये भी 3 है ये 4 है, तो एंगल यहाँ पे ए बराबर सी होना चाहिए। ये चीज यहाँ फुलफिल हो सकती है। तो आप कहते हो कि सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये हम मान सकते हैं, ये हो सकता है एंगल ए बराबर एंगल सी। तो जो हम कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे बता रहे हैं ना, साइड एंगल साइड की, वो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। ठीक है। तो आप बोलोगे सर मैंने पढ़ा एंगल साइड एंगल ए बी ई, ये आ रहा है ना, एंगल साइड एंगल, तो यहां भी आना चाहिए एंगल साइड एंगल, तो सी बी डी। कॉन्ग्रुएंसी तो वही आएगी, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी डी के, ये तो ठीक है। लेकिन अगर इसका रूल मैं निकालूं या इसका टाइप निकालूं कि भाई किस प्रकार का है, तो यहां पे आना चाहिए एंगल साइड एंगल, ये आएगा। देख रहे हो तुम इन दोनों के बीच में कितना कंफ्यूजन है, साइड एंगल साइड और एंगल सॉरी। डन है। तो यहां पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी निकलेगा, यहां पे ये नियम लगेगा एंगल साइड एंगल का। चलो एक और सवाल लिखो, करेक्ट करना उसको। लिखिए एक प्रश्न, ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, FD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपसे पूछा गया देन, तो बताओ 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर 1 ए
ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई डी एफ के बाय आर एच एस रूल के। ऑप्शन बी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ डी ई के बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई डी एफ के बाय साइड एंगल साइड। और डी ऑप्शन, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ डी ई के बाय साइड एंगल साइड। बताओ, है बढ़िया? साइड एंगल साइड ही होगी पक्का? चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल है, यहां पे एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, एंगल ए कितना है 90 डिग्री। मैंने मान लिया ऐसे ए बी और सी, ये दे रखा है 90 डिग्री, ए बी दे रखा है 5, ए सी दे रखा है 7। ठीक है भाई, हम बनाते हैं भाई दूसरा एफ डी ई। एक ट्राइंगल हमने और बना लिया एफ डी और ई। डन है भाई। एंगल एफ 90 डिग्री है, मैं लिख देता हूं भाई 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। एफ डी है 5 और ई एफ है 7। आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल के साइड में जो सामने जो साइड है ये होती है हाइपोटेनस, इसे अपन कहते हैं हाइपोटेनस। भाई हाइपोटेनस तो दी नहीं है यहां पे। भाई क्या बोल रहा है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये जो साइड यहां बच रही है, अगर मैं इस पे 3 डंडे लगा दूं या 1 डंडा लगा दूं क्या फर्क पड़ेगा? तो इसको तुम पढ़ोगे कैसे? 5 5 के बाद ये, तो आप बोलोगे एफ डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ डी ई। ये वाला देखो, यहां भी एफ डी ई है, यहां भी एफ डी ई है, लेकिन मैं नियम की बात करूं तो यहां पे नियम क्या लग रहा है, साइड एंगल साइड। डी ऑप्शन। गलती से बी मत ठोका ना, बी में हाइपोटेनस नहीं दिया, हाइपोटेनस होता 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कॉन्ग्रुएंट कौन से होगा ये? कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग गई? आप बोलोगे सर कॉन्ग्रुएंसी लगेगी साइड एंगल साइड की, क्योंकि इसमें साइड एंगल साइड दे रखा है। राइट एंगल 90 डिग्री देख के कई बच्चों के दिमाग में आ जाएगा, 90 डिग्री देख के सबको लगेगा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए 2 बज के कुछ मिनट पे अपन क्लास शुरू करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है, गलती मत करना। यहीं से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में एंगल फाइंड करने वाले सवाल पढ़ेंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।